कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है, इसीलिए एक विवादित नेता और नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह को पर लगाया गया है। और भी अमित शाह के बारे में प्रचलित है कि जो मोदी सोचते हैं वही अमित शाह बोलते हैं। मिशन यूपी और चुनावी रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह साहब। अमित शाह साहब, आज तक में आपका स्वागत है। जब भी आप कुछ बोलते हैं अमित जी, विवाद खड़ा हो जाता है, ऐसा जानबूझ के बोलते हैं या अपने आप विवाद खड़े होते हैं? चलिए, मैं तो कई बार कई चीजें बोलता हूं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा हुआ है, मगर अब विवाद समाप्त हो गया, आप ज्यादा मत बढ़ाइए। जब आप यूपी में आए पहली बार, राम मंदिर के मुद्दे को तूल दी, रामलला के दर्शन करने गए आप, तब एक अलग तरह का मैसेज चला गया। आपको यूपी लाना ही क्या एक मैसेज देने की बात थी, जो कहा गया था कि गुजरात से यूपी आए नरेंद्र मोदी के खासम खास आप हैं, सिपा सलार हैं मोदी के? नहीं, आपके दिमाग की भ्रांति है। नरेंद्र मोदी का कोई खासम खास नहीं है। सभी कार्यकर्ता इनके लिए समान है और मेरे लिए भी, जैसे पार्टी के हर कार्यकर्ता के वो नेता है, मेरे लिए भी नेता है। ये तो कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी सोचते हैं वही आप बोलते हैं। आपके अलावा कोई ऐसा नहीं कहता। तो हम चर्चा है ये? नहीं, पार्टी के भीतर भी लोग बोलते हैं। मैंने तो पहली बार सुना है ऐसा। पर यूपी में लाने की वजह क्या थी अमित जी आपको? मेरी जगह कोई भी आता तो उसको भी आप यही पूछते, आपको लाने की वजह क्या आई? यूपी एक राज्य है, किसी न किसी पदाधिकारी ने इसको संभालना है, मेरा चयन हुआ है, बड़ी सामान्य बात है। नहीं, आपके बारे में कहा जाता है कि संगठन के आदमी हैं आप, और यूपी में अरुण जेटली रहे प्रभारी बनकर के और बड़े बड़े नेता रहे, यूपी को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन आपके आने के बाद जो बीजेपी बिल्कुल नीचे चली गई थी, और अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 50 सीटें 60 सीटें यहाँ पे लेके जाएगी। तो ऐसा क्या अमित जी आपने किया जो इतना उम्मीदें बीजेपी पाले हुए? देखिए, मैं एक तो आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि अरुण जी या प्रमोद जी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है और अच्छे परिणाम थे उस वक्त की राजकीय स्थिति के अनुरूप। जहाँ तक अभी का सवाल है, देश भर में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति लहर है। इस लहर का फायदा यूपी को भी हो रहा है और मोदी जी का क्रेज उत्तर प्रदेश में ज्यादा होने का कारण ये है कि यहाँ पर सपा की सरकार बिल्कुल विफल गई है और यूपीए सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी यूपीए का समर्थन किया है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और जिन कारणों से एंटी इनकम्बेंसी है उसका जवाब यूपी की जनता मोदी जी में देखती है। तो स्वाभाविक रूप से यूपी में ज्यादा फायदा होना लाजमी है और अब तो मोदी जी खुद यूपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। अमित जी, एक बात कहा जाता है, मोदी जी हमेशा बोलते हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर से सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबके विकास की बात करें तो मुसलमानों को एक भी टिकट यूपी में क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह क्या उसकी? देखिए, टिकट का, विकास का मतलब टिकट नहीं होता। विकास का मतलब इसके घर में पानी पहुंचाना, रोड पहुंचाना, लाइट पहुंचाना, इनके पढ़ने की व्यवस्था करना, इसकी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरना, इसको विकास कहते हैं। अब आपकी परिभाषा में विकास का मतलब टिकट है तो मेरा कोई इस पर कमेंट नहीं है। क्या नजरिया बदला है मुसलमानों में बीजेपी का? अब देखिए, नतीजे ही बताएंगे। आपको लगता है मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को? अब जो तरह तरह की भ्रांतियां सवाल उठते थे अमित जी, आधा चुनाव अभियान समाप्त हो गया, अब 16 तक राह देखिए, मालूम पड़ जाएगा। क्या करना चाहती है बीजेपी मुसलमानों को लेकर, खासतौर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर? आप लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ये पहले आपके मन में से मुसलमान निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो करेगी वो देश के सभी नागरिकों के लिए करेगी। नागरिकों को हिंदू मुसलमान के पाले में डालना ठीक नहीं है, ना हमारे संविधान के अनुरूप है। अभी जी एक बात हो रहा है, आप लोग हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा हमेशा बात किया करते थे, बीजेपी के एजेंडा में रहा करता था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में रहा करता था। लेकिन इस बार का मैनिफेस्टो अगर देखें तो आखिरी पेज पे एक लाइन में राम मंदिर का मुद्दा सिमट के रह गया है। ऐसा क्यों? क्या कुछ? देखिए भैया, आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब बातें कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पेज पे लेते तो फर्स्ट पेज पे क्यों लिया, नहीं लेते तो क्यों नहीं लिया तो यहाँ क्यों लिया? इन सब बातों से मेरी पार्टी को इत्तेफाक नहीं रखती। जो बातें पार्टी कहना चाहती थी वो मैनिफेस्टो में है और वो हमारा अधिकृत घोषणा पत्र है।
सरकार बनते ही भव्य राम मंदिर बनाने की बात बीजेपी जो करती रही है कि बीजेपी की सरकार है कि तो भव्य राम मंदिर बनेगा, तो आप मानते हैं इस बात को कि भव्य राम मंदिर बनेगा जब मोदी सरकार बन जाएगी, बीजेपी सरकार बनेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जो घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है, इससे मैं कैसे आपत्ति कर सकता हूं? हम जो करना चाहते हैं वो हमारे घोषणा पत्र में ठीक से लिखा गया है। वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार दोनों में क्या आप फर्क देखते हैं? कुछ अलग होगी मोदी सरकार वाजपेयी सरकार से? हर सरकार अलग होती है क्योंकि नेता ही बदल जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर भी आने वाली सरकार अगर बनती है तो वो चलेगी। और मोदी जी ने भी बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र और उसकी नीतियों के आधार पर हमारी सरकार चलेगी। गुजरात मॉडल बार बार कहा जाता है अमित जी, क्या गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो पाएगा? उसको कुछ चेंज करके या आपने अपने राज्यों की? नहीं, मोदी जी ने ही स्पष्ट कहा है कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। हर जगह की अलग समस्याएं हैं, हर समस्या का अलग समाधान है और उस समाधान को ढूंढते ढूंढते जो चीजें बनती है वही मॉडल हो जाता है। बार बार एक सवाल और उठ रहा है, आप लोग बनारस से मोदी जी को लेके आए कि पूर्वांचल सीटों पे बहुत फायदा होगा, आप लोग कहते भी हैं यूपी में माहौल बदलेगा, तो कौन सी सीट मोदी जी रखेंगे, बनारस की या गुजरात की? तो लोगों को इस बात को लेके जानना चाहते हैं कि प्रायोरिटी क्या रहेगी। 16 तारीख के बाद पार्टी तय करेगी, वो सीट मोदी जी कंटिन्यू करेंगे। अमित जी, कहा जाता है नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो अपने मन से चलते हैं, अपने करते हैं जो उनको करना होता है। नहीं, और तो इसीलिए आपकी इच्छा क्या है? आपके मन से चले? नहीं, जनता की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई, जनता की बात जानकर ही वो मन बनाते हैं। कहा जाता है कि पार्टी उनका मन जो बनता है वो जनता की बात जानकर ही तो बनता है। पर ऐसा क्यों है कि पार्टी में ज्यादा दुश्मन है, बाहर कम है उनके? ऐसा आपका मानना है? दरअसल ऐसा हुआ है कि दिल्ली के जर्नलिस्टों को घूसिप की आदत पड़ी है और इसके कारण इस तरह की बहुत सी चीजें जो जमीनी हकीकत नहीं ऐसी हवा में घूमती रहती हैं। लेकिन ये चर्चा आम है सियासी गलियारों में, दिल्ली में, सब जगह लोग चर्चा करते हैं कि पार्टी में बहुत से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं जो अभी भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ऊपरी तौर से वैसे मोदी को एक्सेप्ट कर लिया हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, अब तमाम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नंबर कब पड़ेगा। आपको, मुझे तो इतना ही मालूम है कि सबने स्वीकार किया है। आपको किसी ने अंदरूनी बात बताई है तो आप बताइए। नहीं, चर्चा है ये। चर्चा से क्या होता है? ये लोग चर्चा तो होती ही रहती है भाई, आप लोग चर्चा करने से क्या मतलब है? पर अमित जी, सुषमा स्वराज अपने कैंपेन में मोदी जी का जिक्र नहीं करती हैं, वरुण गांधी कहीं चर्चा नहीं करते। मैं वहां नहीं गया, मैंने देखा नहीं इस बात को। जब तक मैं नहीं देखूं मैं नहीं मानूंगा। उमा भारती कहती हैं कि अटल जी ज्यादा पॉपुलर थे, अटल जी की भाषण शैली मोदी से ज्यादा अच्छी थी, लोग सुनने आते थे। तो क्या इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? कोई मतलब नहीं है, आप खामखा मतलब निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। तो क्यों? वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी चुना है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आधा चुनाव समाप्त हो चुका है और जो रुझान मेरे पास आ रही है उससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आपको वास्तविकता ये है। 272 प्लस का आपका टारगेट है। अगर कहीं ना कहीं अमित जी कमी रह गई तो नए सहयोगी कौन हो सकते हैं और क्या आप उनका समर्थन लेंगे? वो काउंटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन जो ओपन है बीजेपी के। अरे भाई, ऑप्शन मैं आपके साथ मीडिया टीवी पर थोड़ी ना चर्चा करूंगा। मेरी पार्टी की जो रणनीति है वो मीडिया पर तो नहीं बताई जा सकती। लेकिन गुरेज नहीं हुआ, जैसे रामविलास पासवान 2002 में टारगेट करते थे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, भर भर के गालियां दिया करते थे। अरे मीडिया भी दिया करता था, अब सब लोग प्रशंसा कर रहे। समय समय की बात होती है। चलिए अभी जी, ऐसा क्यों है जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो आडवाणी जी हो, सुषमा जी ने विरोध किया पार्टी में कुछ नेताओं की एंट्री को लेकर के, लेकिन सुनी नहीं गई, उन्होंने ट्वीट करके अपना नाराजगी व्यक्त की। क्या बड़े नेताओं की अब पार्टी में चल नहीं रही है? सिर्फ आडवाणी जी ने पार्टी की मीटिंग में कहा कि वन मैन पार्टी हो गई है। ये सब सवाल क्या लगता है, पार्टी अब जो बड़े लोग थे, सीनियर लोग थे, वो एक तरफ हो गए, हाशिए पे चले गए हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। सभी लोग इकट्ठा बैठकर फैसला करते हैं। सभी पार्लियामेंट्री की सीटों के जो निर्णय हुए
वो भी पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की उपस्थिति में हुए, जिनमें आदरणीय अडवाणी जी, सुषमा जी, सब लोग उपस्थित थे। ऐसे नहीं होती पार्टी, ऐसे नहीं चलती। मोदी में पार्टी, मोदी के नारे, मोदी के पोस्टर, जबकि बड़े लोग घायल हैं। अडवाणी की रैलियां बहुत कम हो रही हैं, सुषमा जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिमटी हुई हैं, अरुण जेटली अमृतसर में सिमट गए हैं। तो आपको लगता है क्या सिर्फ मोदी को ही लोग सुनना चाहते हैं? देश भर में मोदी की लहर है, मोदी का क्रेज है, पार्टी में अब उस लेवल का कोई नेता नहीं बचा है? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 32 नेता रैली कर रहे हैं। इसी तरह से हर प्रांत में अनेक लोग रैली कर रहे हैं। हर नेता का अपने अपने समय जो पार्टी को दिया गया है उस हिसाब से उनके कार्यक्रम लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के कार्यक्रम लग रहे हैं। राजनाथ जी भी पूरे देश भर के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन मोदी जी का क्रेज अलग है। कहा जा रहा है कि अटल जी से तुलना की जाती है। अटल जी का जो दौर था, जो सरकार थी, उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? वो तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ये तुलना करने का काम आपका है, मेरा नहीं है। अमित जी, एक चीज और थी उस वक्त कि राम लक्ष्मण की एक जोड़ी हुआ करती थी। अटल राम थे, अडवाणी लक्ष्मण थे। आज के राम और लक्ष्मण कौन है? क्या नरेंद्र मोदी राम है, राजनाथ सिंह लक्ष्मण है? देखिए, कौन राम और लक्ष्मण है आज के? देखिए, ये सब बातें मीडिया ने बनाई हुई है। पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड साथ में बैठकर फैसले करते हैं और पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चल रही है। राजनाथ जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष है और नरेंद्र भाई मोदी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित प्रत्याशी है। लेकिन राम कह सकते हैं इस वक्त? अटल जी एक राम थे एक वक्त। अरे भाई, आपके मन में, आप आंख बंद कर लीजिए, आपके मन में भक्ति भाव से जो आता है बोलते रहिए। मैं कहाँ मना करता हूं आपको? आप बोलिए ना, चिल्ला चिल्ला कर रोड पर बोलिए, टीवी पर बोलिए, आप राम बोलिए, लक्ष्मण बोलिए, कुछ भी बोलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मगर पार्टी में दो पद है, एक पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी है और दूसरा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी माननीय मोदी जी। आप किस भूमिका में? आप माना जाता है कि आप नहीं, पार्टी में नंबर दो की हैसियत आपकी हो गई है। मोदी जी की पूरा जो स्ट्रेटेजी है, देश भर की चुनावी रणनीति है, अमित शाह साहब आपके इर्द गिर्द घूमती है। आप बेशक यूपी में बैठे हुए हैं, बनारस में बैठे, लेकिन पूरे देश की जो रणनीति रहेगी चुनाव की, एक एक सीट का विश्लेषण आप कर रहे हैं। होगा समाप्त। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं और मैं उत्तर प्रदेश के प्रचार की चिंता कर रहा हूं, उसमें मैं मेरा योगदान दे रहा हूं। जहां तक नंबर 2 का सवाल है, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटा व्यक्ति हूं और मुझसे कई बड़े लीडर आगे बैठे हैं जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं और आदर करता हूं। मेरे मन में ऐसा कोई वहम नहीं है। आप कितना भी कह ले, ये वहम खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है गुजरात में भी बड़ी रोल था आपका। गुजरात मोदी 3 बार जीते, 4 हजारों कार्यकर्ता का रोल होता है। अब आप आज कह रहे हैं कि आप 2 नंबर है, तो आप कहते रहिए, मेरे मन में ऐसा कोई वहम नहीं। अमित शाह साहब, एक सवाल और उठता आपको लेकर के, आप सेंटर में रहेंगे या गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अभी तो दोनों में चॉइस क्या रहेगी आपकी? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दायित्व दिया है। मुझे क्या करना है कभी मैंने तय नहीं किया, मेरी पार्टी ने किया है। मेरी चॉइस अभी जो मुझे काम दिया है वो ही है। अमित जी, मोदी जी की लहर है, सर्वे आ रहे हैं, तमाम जो विश्लेषण हो रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, तो दिल्ली में कहाँ कमी रह गई थी? क्या केजरीवाल ने रथ रोक दिया था मोदी जी का, उनकी हवा रोक दी थी? क्यों सरकार तक नहीं पहुंच पाई? क्या वजह लगती है इसकी? देखिए, दिल्ली में भी हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। आप पार्टी से हमारे मत भी ज्यादा थे, 2-3 सीटें कम आई। एक नई सोच, नई पार्टी लोगों के बीच में गई थी। लोगों ने जो जनादेश दिया उसका हमने स्वीकार किया। हम विपक्ष में बैठे, हमने तोड़ जोड़ कर कोई सरकार नहीं बनाई। उनको सरकार चलाने का मौका मिला, उन्होंने सरकार चलाने का प्रयास भी किया, मगर अंततोगत्वा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज फिर से एक बार देश की जनता तय करेगी कि देश की कमान किसके हाथ में सौंपे। कहीं जैसे कम आंका गया था दिल्ली के चुनाव में उनको, कहीं की जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कहीं फिर वो बीजेपी का रथ तो नहीं रोक देंगे? कहीं केजरीवाल? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं मानता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बहुत बड़े मार्जिन से सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल से कोई घबराहट नहीं, कोई खतरा नहीं? किसी से घबराहट खतरा नहीं होता। चुनाव होता है, इसमें घबराहट खतरा क्या होता है? सब अपनी अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। जनता जिसको मैंडेट देती है वो शासन में आता है। ये तो बड़ी सरल प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अमित जी, आप गुजरात में मंत्री थे, 12 साल तक नरेंद्र मोदी मीडिया से दूर क्यों रहते हैं? वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? जब उनका मन होता है मीडिया से बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कई बार 12 साल में कम से कम 300 इंटरव्यू दिए होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो? तो इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि पूरा मीडिया होता है, और इंटरव्यू जब देते हैं वो जब चुनाव के मौके पर देते हैं, बीच में कभी? तो वो जब चाहेंगे देंगे, अपनी डिजाइन से देंगे, मगर इंटरव्यू में आप पूछ नहीं सकते। मीडिया पूछ नहीं सकता क्या? मीडिया पूछ ही सकता है, पूछता भी है, वो जवाब भी देते हैं। दूर रहते हैं थोड़ा सा, उनके बारे में लोग कम जानते हैं। अब थोड़ा जानना शुरू किया लोगों ने, खुद जब बताना शुरू किया उन्होंने। ऐसी वजह क्या है, क्यों थोड़ा सा लोगों में एक मिस्ट्री की तरह रहते हैं कि नहीं, दूर रहते हैं ऐसा नहीं है। उनको जहां रहना चाहिए वही है, और वो ठीक कर रहे हैं। मोदी का खौफ क्यों है? डरते हैं लोग। पार्टी में भी लगता है कि आ गए मोदी तो सबको ठिकाने लगा देंगे। ऐसा क्यों है? मेरी पार्टी में तो ऐसा माहौल नहीं है। मैं लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता हूं। कार्यकर्ता बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा करके उत्साह से, जी जान से चुनाव के समर में खुदा है। मैंने इतना उत्साह कभी नहीं देखा। दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बताते हैं उनके बारे में? वो भी आपका आकलन है। अगर दोस्त कम होते तो इतने वोट न पाते कभी। वोट तो दोस्त ही देते हैं। लेकिन आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल उसकी बात कर रहा हूं कि दुश्मन ज्यादा माने आप क्यों सीमित दायरे में मोदी जी को सीमित करना चाहते हैं? दोस्त अगर ज्यादा नहीं है तो वोट कहां से मिलते हैं? उनके लिए अच्छा सोचने वाले लोग ज्यादा ही है। पर तरह तरह आरोप लगते हैं कि एरोगेंट है, तानाशाह है। कांग्रेस आरोप लगाती है, तमाम लोग आरोप लगाते हैं। चलिए, इन आरोपों का क्या जवाब देना। अमित जी, एक बात और आई कि आप बहुत नजदीक रहे हैं, आपने नजदीक से चीजों देखी, अभी भी बहुत नजदीक हैं। जब गुजरात दंगे हुए, कभी उनके मन में ख्याल आया कि बहुत दुखी हुए हों गुजरात दंगों को लेके, कि बहुत आलोचनाएं हो रही हैं, परेशान हैं? भैया, मैं इतना नजदीक नहीं हूं कि इस तरह की बात मुझसे करें। नहीं, कभी तो आया होगा सरकार में तो? मैंने कह दिया ना, मैं इतना नजदीक नहीं हूं। क्या सोचते थे उस वक्त? अरे भैया, मैं इतना नजदीक नहीं हूं कि मुझे अपने मन में क्या सोच है वो बताएं। 12 साल तक एक सवाल मोदी जी ने भी क्लैरिफाई किया अमित जी कि कभी उन्होंने इतने सालों तक अपनी फैमिली के बारे में चर्चा नहीं की, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया नहीं कि चाय बेचा उन्होंने, उनकी माँ ने बर्तन साफ किए। अचानक 12 साल के बाद ये सब क्यों उनको कहना पड़ रहा है? अब आप मोदी जी आपको इंटरव्यू दे तो पूछ लेना उनको। नहीं, एक जनरल सवाल है, उन्होंने क्लैरिफाई किया। मैं तो कह रहा हूं ना आपको, मोदी जी जब इंटरव्यू देता अब आप पूछ लेना उनको। एक आपके ऊपर भी अमित जी आरोप लगता रहा स्नूप गेट को लेकर के। राहुल गांधी ने भी आज आरोप लगाए, प्रियंका गांधी ने भी कल आरोप लगाए कि ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि महिलाएं इनके राज्य में ही सुरक्षित नहीं है। तो कैसे विश्वास किया जाए इनके ऊपर? देखिए, स्नूप गेट का जहां तक सवाल है, गुजरात सरकार ने एक आयोग की रचना की है, न्यायिक आयोग है। उसकी जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, बाद में मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन आप कमिश्नर के सामने जाने को तैयार हैं? कमीशन समन करेगा तो जरूर जाऊंगा मैं। मोदी जी से जब बात करते थे, मैंने भी कई बार बात की, बाकी लोग भी बात करते थे कि प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर दिल्ली कब जाएंगे, दिल्ली कितना दूर है आपसे, जब सीएम थे वो तो जवाब नहीं देते थे सीधा। वो कहते थे नहीं, मैं गुजरात में खुश हूँ, मुझको यहाँ जितने भी गुजराती लोग हैं उनकी विकास की बात करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने का कब सिलसिला शुरू हुआ, कब उनके मन में? मैं इनके इतने नजदीक नहीं हूँ कि इस तरह की बात, नेता के नाते नहीं, ऐसी नेता है कभी बात शेयर नहीं करा करते। अमित जी, जो बातें कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि सपना दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कैसे तमाम चीजें, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, आपको लगता है कि क्या उनके पास रोड मैप है, किस ढंग से वो पूरा करेंगे? देखिए, एक बार गुजरात की असेंबली में जब मोदी जी ने घोषणा करी कि हम गुजरात के हर गांव में 24 घंटा बिजली देंगे, तो विपक्ष के नेता अमर सिंह जी थे, अमर सिंह चौधरी थे। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मेरी आपको एक राय है कि आप ऐसी घोषणा मत करिए जो पूरी न हो सके, और आप सपने मत दिखाइए। आज वो सपना सच हो चुका है। अमित जी, पहला काम आपको लगता है नरेंद्र मोदी की
प्रायोरिटी क्या होगी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने? क्या वो मोदी जी को ही पूछना पड़ेगा, मैं नहीं कह सकता। मेरा काम चुनाव जीतना है। लोग ये कह रहे हैं कि सवाल उठा कि वो जादूगर नहीं है, कि जो चीजें कह रहे हैं कि कोई मैजिक नहीं है, जो यथार्थ है उससे तो गुजरना पड़ेगा किसी को भी, चाहे बेरोजगारी खत्म करने की बात हो, महंगाई खत्म आप क्या मानते हैं अशोक जी कि जनता ये सब नहीं जानती होगी? उसके बाद ही तो वोट देगी। एक बार 16 तारीख तक रुक जाइए, मालूम पड़ जाएगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, मुझे क्या काम करना है वो मेरी पार्टी तय करेगी, और मुझे जो काम दिया गया है उससे मैं बहुत गौरव महसूस करता हूं और मुझे संतोष है। यूपीए सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी है अमित जी, उसका फायदा आप लोगों को मिल रहा है, या मोदी जी के प्रति एक क्रेज है, या एक माहौल है, एक हवा है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? देखिए, मोदी जी के प्रति माहौल है, उसका फायदा ज्यादा मिल रहा है, मगर एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा मिल रहा है, और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़ी लहर है। पर्सनल अटैक अमित जी हो रहे हैं इस चुनाव के अंदर, आपको लगता है ठीक नहीं है? चाहे वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से हो, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, खून की खेती की बात करते हैं, मौत का सौदागर एक बार सोनिया गांधी ने कहा। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है और लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, युवा वोटर इस बार काफी तादाद में आगे बढ़ के वोट डाल रहा है, तो आपको लगता है ये ठीक नहीं है? चेक देखिए, चुनाव के प्रचार में जितना भी बोला जाता होगा, इसमें पर्सनल अटैक आप जिसको कहते हैं वो बातें 0.001% होगी, मगर मीडिया वो 0.001% को 100% दिखाता है। अगर इतना आप कर लीजिए कि जो रचनात्मक बातें उसको ज्यादा दिखाइए, या तो जितना बोला जाता है उसकी मात्रा में दिखाइए, तो भी काफी चुनाव अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक सवाल और उठता है अमित जी कि आपकी पार्टी में मोदी जी ने हालांकि कंडेम किया, आप भी कंडेम करते रहे हैं, पार्टी के और भी नेता कंडेम करते रहे हैं, गिरिराज किशोर का बयान हो या प्रवीण तोगड़े का बयान हो। गिरिराज किशोर ने कहा कि जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, जो मोदी के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा है कि नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, दूसरे नेता जो हैं पोलराइज करना चाहते हैं चीज़ों को। एक ये कहीं ना कहीं क्या, हालांकि मोदी जी ने कंडेम किया उस चीज़ को ट्वीट करके, तो आपको लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? देश किसको चलाना है? मोदी जी को चलाना है। अब जनता मोदी जी को देखकर तय करेगी क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अब जनता पे छोड़ दीजिए ना। अमित जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते, आडवाणी जी के बारे में फिर मैं आपसे पूछूं, आडवाणी जी की क्या भूमिका पार्टी में बसती है? क्या एक सलाहकार और मार्गदर्शक ही बने रहेंगे पार्टी में? अब उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नो वैकेंसी है हमेशा के लिए? देखिए, आडवाणी जी की भूमिका के बारे में टिप्पणी करने के लिए मैं बहुत छोटा बालक हूं, मैं इसके बारे में कुछ बोलने की या सोचने की साहस भी नहीं कर सकता। पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, तय करेंगे, आडवाणी जी स्वयं तय करेंगे और इसके हिसाब से निर्णय होगा पार्टी के फोरम में। एक सवाल और जहन में आता है अमित जी, अगर कहीं कमी रह गई, ये आपकी पार्टी में भी चर्चा होती है, हालांकि आप लोग तो 272 प्लस 300 का टारगेट अब मानने लगे हैं, अगर कम रह गया, 200 से कम सीटें रह गई, तो क्या प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उम्मीदवार कोई और हो सकता है या सिर्फ मोदी के अलावा कोई पार्टी में वैकेंसी नहीं? 16 तारीख की राह देखिए, 16 तारीख को दोपहर को इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अमित जी, धन्यवाद, शुक्रिया।